हेलो स्टूडेंट्स, भूमि आईएएस में आप सबका स्वागत है। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको 75th इंडिपेंडेंस डे की ढेरों बधाइयां देना चाहता हूं। आज 15 अगस्त के अवसर पर हम अपने 75वीं स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमने इतनी बड़ी जर्नी कवर कर ली। आज हमारे देश ने 75 साल आज़ादी के देखे। हम अपने 75वीं स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से, भूमि आईएएस की तरफ से आप सबको 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ। आज जब हम अपने 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए या इस बात पर जोर देना चाहिए, इनफैक्ट सोचना चाहिए कि ये सेलिब्रेशन या ये आज़ादी हमको कैसे मिली। ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी पाना। हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, हम कोई मूवी देख लेते हैं पैट्रियोटिक, उसमें हमें पता चलता है कि हाँ कैसे आज़ादी मिली हमको, बट दैट इज़ नॉट इनफ। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो आज़ादी आज हम देख रहे हैं, जिस आज़ादी के माहौल में हम रह रहे हैं, खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, एक समय ऐसा भी था कि जब इसी देश में हमें सांस लेने में भी परमिशन लेनी पड़ती थी। ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर शासन हुआ करता था। 200 साल 250 साल उन्होंने हम पर रूल किया। कितनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, कितनी कुर्बानियाँ हमने दी, कितना स्ट्रगल हमने किया, तब जाकर के हमको ये आज़ादी मिली है। इसीलिए ये आज़ादी हमारे लिए बहुत प्रेशियस है और हमें इस आज़ादी पर गर्व होना चाहिए, फ़क्र होना चाहिए। और इस आज़ादी को मनाते समय हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, जिससे कि हम अपने देश के प्रति जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम फुलफिल कर सकें। इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा, फ्रीडम स्ट्रगल जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कितने लीडर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है स्ट्रगल किया और कितनी सेक्रीफाइसेस, कितनी कुर्बानियां हमको देनी पड़ी, कितनी जानें हमको देनी पड़ी, तब जा कर के हमें ये आज़ादी मिली। तो इस आज़ादी के अवसर पर हम और आप अपने देश के उन बिंदुओं पर, उन सेक्टर्स पर, उन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि इस 75 साल में, इस लास्ट 74-75 ईयर्स में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या क्या अचीव किया, हमने क्या क्या लूज किया, आज भारत कहाँ पर खड़ा है और हम क्या सपना लेकर के आगे चल रहे हैं। क्योंकि ये जो जर्नी है ये अभी एंड नहीं हुई है। नाउ दिस जर्नी इज अ लॉन्ग वे, और यू कैन से दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी इस जर्नी को बहुत लंबा रास्ता कवर करना है। तो आज़ादी के इस 75 साल को मनाते समय हम आपके साथ भारत के आर्थिक सेक्टर पर, इकोनॉमिकल सेक्टर पर क्या क्या डिस्कशंस या क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। India celebrates its 75th Independence Day on 15th August 2021. Its development journey over the last 74 years has been marked by a significant milestone and reforms that enabled it to achieve substantial progress in many areas, including the rise in income level, growth, literacy, life expectancy, and a wide variety of other economic indicators. 15 अगस्त 2021 को हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी का 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस लास्ट 74 ईयर्स में जो बीत गया, उसमें भारत ने बहुत ही रिमार्केबल काम किया। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और तब से लेके 2020-2021 की जो जर्नी हमारी रही है, अगर आप उसको देखें तो आप देखेंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन अभी ये लास्ट नहीं, अभी ये एंड नहीं।
नंबर ऑफ थिंग्स आर स्टिल टू बी अचीव्ड, अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन फिर भी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो किस कंडीशन में अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, जिस स्थिति में भारत उस समय था और जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में भारत आज है, हमें बहुत प्राउड होना चाहिए अपने नेशन पर, अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर। जितनी भी सरकारें रही हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू टिल द मोदी गवर्नमेंट, हर सरकार ने ये कोशिश की कि भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने अलग अलग क्षेत्रों में, और हम उस स्टोन को, उस माइल स्टोन को अचीव करें जिससे कि हम भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सके, जिससे कि भारत की जनता भी एक खुशहाल जीवन जी सके और हम अपनी जनता को वो सारी चीज़ें दे सके जो पब्लिक का, गवर्नमेंट जो जो एक जनता का अधिकार है, जो गवर्नमेंट को पब्लिक को देना चाहिए। तो जब ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के गए, आज़ादी जब हमको मिली, तो आप देखें कि हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका था, एक्सप्लॉइटेड था। हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड थी, उद्योग थे ही नहीं। थोड़े बहुत अंग्रेजों ने उद्योग लगाए थे, वो भी बहुत सफिशिएंट नहीं थे। इंडिया की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। लिविंग स्टैंडर्ड हमारे देश में बहुत पुअर था। गरीबी हमारे देश में बहुत हाई थी, बेरोजगारी हमारे देश में बहुत हाई थी, पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी, इनकम गवर्नमेंट की थी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिपेंडेंट इंडिया मिला, उसको यहाँ तक अगर हम ले करके आए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमने इस लास्ट 74-75 ईयर्स में अचीव किया। Now in this journey, India has achieved a significant milestones and reforms. ये जो माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं अलग अलग इकोनॉमिक फील्ड में, कि आज हम इस स्थिति में है, इस कंडीशन में है कि हम डेवलप्ड नेशंस के साथ पैरेलली काम करते हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। भारत विश्व को सबसे बड़ी बाजार प्रोवाइड करता है। आज हर देश इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट, और यू कैन से इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट एज फार एज FDI is concerned. Each and every country in the world is eager to have trade relationship with India. तो आज ये हमारी स्ट्रेंथ है, आज ये हमारे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है कि आज हम 8%, 9% GDP की बात करते हैं। हम डबल डिजिट में GDP को लेकर के जाना चाहते हैं। इस माइलस्टोन्स जो हमने अचीव किए हैं पिछले सालों में, और हम आगे भी अचीव करेंगे, इसको अचीव करने के लिए और जो कुछ हमने अचीव किया है, नंबर ऑफ रिफॉर्म्स हैव बीन मेड। कई प्रकार के सुधार सरकारों ने किए, चाहे पिछली सरकारें रही हों, चाहे आज की सरकार हो। इकोनॉमी में आप जबरदस्त रिफॉर्म्स देखेंगे, होते ही रहते, चाहे नेहरू जी की सरकार में लैंड रिफॉर्म को लेकर के बात रही हो, जमींदारी एबोलिशन की बात हो, या अभी अगर आप देखें प्रेजेंट मोदी जी की गवर्नमेंट में, तो चाहे इंट्रोडक्शन ऑफ GST हो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो, डीमोनेटाइजेशन हो, ये सब वो रिफॉर्म्स हैं जिनका बेनिफिट इकोनॉमी को मिलता है। और फिर चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर किया गया सबसे रिमार्केबल काम, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ LPG। तो हमने ये रिफॉर्म्स किए जिससे कि हमको एक सब्सटैंशियल ग्रोथ अचीव करने में, प्रोग्रेस अचीव करने में हेल्प मिली। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारी GDP, हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी नेशनल इनकम बहुत कम थी, और आज आप देखिए, आज हमारी GDP, हम सपना देखते हैं कि भारत को हम आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। तो हमने बहुत सब्सटैंशियल प्रोग्रेस अचीव की इन नंबर ऑफ एरियाज। और नंबर ऑफ एरियाज की जब हम बात करेंगे इन इकोनॉमिकल फील्ड, तो आज हमने अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाया, भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ गई, हमारी ग्रोथ बढ़ी है, लगातार आप देखेंगे ग्रोथ रेट हमारी बढ़ती चली जा रही है, GDP में इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे। अगर इस पैंडेमिक को आप छोड़ दें तो कॉन्टिन्यूअसली ग्रोथ रेट हमारी बढ़ रही, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ रही, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा, ईज ऑफ लिविंग चेंज हो रही है, बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में इंक्रीज हो गई, लिटरेसी रेट हमने
चेंज किया, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा हमारे देश में सुधरी है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अलग अलग क्षेत्र में जहां तक इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सवाल है, एज फार एज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर कंसर्न, इंडिया हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल, और यू कैन से वंडरफुल जर्नी in these last 75 years. और जब हम अपनी 75वीं वर्ष को मना रहे हैं और हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे अगर, तो हम इस इकोनॉमिक के अलग अलग सेक्टर्स पर डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स को अगर हम देखें कि हमने कहां कहां पर क्या क्या अचीव किया है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकम की बात करें, अगर हम आय की बात करें, इनकम की बात करें, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब भारत आजाद हुआ, तब हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय और आज हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। सिंस 1947 इंडिया हैज अचीव्ड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन रेजिंग द ग्रोथ, इनकम लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। India's GDP has increased since 1947 and today we are talking about $5 trillion economy. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत में एक दिन ऐसा आएगा कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देखेगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारी पर कैपिटा इनकम और आज की हमारी पर कैपिटा इनकम में आप देखिए ड्रास्टिक चेंज आया है। आज नियर अबाउट 1 लाख जो है आपको 1 लाख समथिंग पर कैपिटा इनकम आपको मिलेगी। प्लस आज का लिविंग स्टैंडर्ड भारत सरकार के जितने भी एफर्ट्स रहे हैं, राइट फ्रॉम नेहरूवन गवर्नमेंट टू द प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट, इसने आज हमको ईज ऑफ लिविंगनेस दिया है। हमारे देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड हो जाएगा या अर्थव्यवस्था के तौर पर हम लोगों को इतना फायदा पहुंचा पाएंगे। तो इनकम लेवल हमारे देश की कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। पर कैपिटा इनकम आजादी से लेके आज तक लगातार बढ़ता गया है। इसी का इम्पैक्ट है, इस सब चीजों का कंट्रीब्यूशन है कि भारत सरकार ने अपना एक सपना, एक लक्ष्य रखा है कि हमको आने वाले दिनों में अपनी जीडीपी, अपनी ग्रोथ रेट को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। हम एक लक्ष्य लेकर के चले हैं कि हमको इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है वो इंक्रीज करके $5 ट्रिलियन तक लेकर के जाना है। हम उन देशों में शामिल होना चाहते हैं जो टॉप इकोनॉमीज में आते हैं। हम उन देशों के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं जो टॉप इकोनॉमीज में, जो वर्ल्ड के सुपर पावर कंट्रीज कहलाते हैं, वेदर दैट इज अमेरिका और रशिया और चाइना। तो हमारा भी एक लक्ष्य, हमारा भी एक सपना है कि हम उस लेवल तक पहुंचे जिससे कि अर्थव्यवस्था में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बनता है, हम अचीव कर लेते हैं, तो हमारी जीडीपी का जो साइज है, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। हमारी जीडीपी एक्सपैंड कर जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। और जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की साइज बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं, फिगर्स बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते हैं, हम इसको अचीव कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा, रोजगार सृजित होगा हमारे देश में। हमारे देश में विदेशी निवेश का आना ज़्यादा हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ज़्यादा आएंगे। हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत होगा, हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन तेजी से होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इस पूंजी का इस्तेमाल करेगी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। तब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हमारे देश में, तब हम इसका फायदा उन गरीब लोगों को दे पाएंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं।
और हम ऐसी योजनाएं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स की शुरुआत कर पाएंगे जिससे कि इन पर्सन्स, इन बीपीएल फैमिलीज या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम बेनिफिट कर सकें। तो हम जब कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, सो दिस ड्रीम इज नॉट ओनली इन नंबर्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था में नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, इन नंबर्स के बढ़ने का फायदा भी हम ट्रांसफर करेंगे। और जब नंबर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट जो है वो नंबर ऑफ सेक्शंस पर पड़ता है। बट इट इज नॉट सो इजी, ये इतना आसान नहीं है कि आप रातों रात 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। और पिछले 2 साल से, दैट इज फ्रॉम 2020 ड्यू टू कोविड, ये जो ड्रीम है, ये जो लक्ष्य है हमारा, ये हैम्पर्ड हुआ है, ये अफेक्टेड हुआ है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है, भारत सरकार का मानना है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन हाँ, फॉर दैट यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इकोनॉमी में बहुत रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लगातार रिफॉर्म्स सरकार करती चली जा रही है जिससे कि फायदा अर्थव्यवस्था में हो और उसका फायदा पब्लिक तक ट्रांसफर किया जा सके। तो इनकम की जहां तक बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आजादी से लेकर के आज तक एक व्यक्ति को कमाने के सोर्सेज, इनकम को जनरेट करने के सोर्सेज बढ़े हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत में इनकम जनरेट करने का हमारे के यहाँ 2 ही 3 ट्रेडिशनल एरियाज हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट जॉब। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखें, अगर धीरे धीरे, स्पेशली आफ्टर 90s के बाद आप जब देखेंगे, 90 के बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में इनकम जनरेट करने के अल्टरनेटिव्स बढ़े हैं। अब लोगों के पास इनकम को जनरेट करने के रिसोर्सेज ज्यादा हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट भी, इस समय की जो सरकार है, वो भी पब्लिक को इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स या डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। चाहे वो मेड इन इंडिया हो, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट हो। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग इनकम ऑफ अ कॉमन मैन। मुद्रा योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम मुद्रा योजना, भारत सरकार की योजना मनरेगा, ये सारी योजनाएं इसीलिए आती हैं जिससे कि एक पर्सन की आमदनी को बढ़ाया जा सके। आमदनी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एम होता है, फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द एम इज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना। कोई भी सरकार आप देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट में जो वेलफेयर स्टेट में रहती है, वेदर इट इज इंडिया और फॉर दैट मैटर और फॉर अमेरिका और चाइना और यू कैन से रशिया, तो कोई भी गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलती है, वहां पर गवर्नमेंट का मोटिव ही होता है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। और जब हम वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स की बात करेंगे तो वेलफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है इनकम, कि हम कैसे पब्लिक को वो अवसर दें, वो अपॉर्चुनिटीज दें जिससे पब्लिक की जो इनकम है वो जनरेट हो सके। क्लियर यहां तक? मूविंग फॉरवर्ड, next topic is that is your agriculture. Now very important topic, agriculture. As you all know that India is predominantly an agricultural country. भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। हमारी जीडीपी, इंडियाज जीडीपी is totally based on agriculture, and agriculture plays a very important role in Indian economy because more than 60% population is involved directly or indirectly in agriculture and allied sectors. भारत की अर्थव्यवस्था का ये बैकबोन है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंपोनेंट है। अर्थव्यवस्था में हमारे देश में 60% से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जब हम आजाद हुए थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो एट दैट टाइम किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारत सेल्फ रिलायंट हो जाएगा इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर।
एक दिन वो हुआ करता था जब हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, और आज वो दिन है जब हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज इन सरप्लस, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सरप्लस में रहते हैं। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट शो करती हैं। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन वाज डन बाय ब्रिटिशर्स in agriculture field, और ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू एक्सप्लॉयट फार्मर्स ड्यूरिंग दोज डेज। तो जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो फार्मर्स का, किसानों का जबरदस्त शोषण करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, उनसे राजस्व लेते थे, जबरदस्त रेवेन्यू कलेक्ट होता था ब्रिटिशर्स का उस समय। तो कृषि कहीं ना कहीं बहुत लॉस में चली गई, और जब हम आजाद हुए तो हमको ऐसा भारत मिला, ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जहां एग्रीकल्चर तो था लेकिन बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेज में था। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती यही थी दैट हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिमूव दीज चैलेंजेस, हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस, एंड हाउ टू प्रोवाइड opportunities to the farmers to develop agriculture। क्योंकि किसान खेती करता है, वही अन्न हम लोग खाते हैं, तब हम आगे अपना फर्दर एक्टिविटीज करते हैं। तो जो अन्नदाता है उसके बारे में सरकारों ने सोचना शुरू किया। नेहरू जी की सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी, नेहरूवन आइडियोलॉजी और पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो आप देखेंगे द एम ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान वाज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर जोर देना शुरू किया कि हम अपने देश में कृषि का उत्थान करेंगे, कृषि को डेवलप करेंगे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। आज भी कृषि का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एंड जनरेट्स लिवलीहुड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। लगभग आधे से ज्यादा जनसंख्या के लिए लिवलीहुड देने का काम, जीवन यापन करने का काम कृषि ही करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 60s, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 60s was a game changer for the country. It saw the adaptation of modern technology and methods to produce high yield variety seeds that signifies raised agriculture productivity and increase the food grain production. India continues to be one of the largest producer of rice, wheat, fruits and vegetables in the world and is also the leader in the milk production. Clear? भारत आज दूध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में लीडर है इन दी वर्ल्ड। नाउ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम आजाद हुए, हम इंडिपेंडेंट हुए, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा था, मैंने आपको बताया कि वो बहुत डेवलप्ड फेज में नहीं था और उसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को या आम जनता को या देश को मिल नहीं पा रहा था। तो 1960 के दशक में, 1960s के डिकेड्स में MS स्वामीनाथन के लीडरशिप में भारत में एक क्रांति को लाया गया, दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। जब भी हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक हमेशा आएगा। जब भी आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे भारत में, यू विल ऑलवेज रिमेंबर ग्रीन रेवोल्यूशन। विदाउट ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट इज इनकम्प्लीट। तो एग्रीकल्चर में हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा, और जैसे ही हम हरित क्रांति लेकर के आए तो 60 के बाद आप देखेंगे, 60s के बाद आप देखेंगे देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। जो भारत एग्रीकल्चर उत्पादन में डेफिसिट में रहता था वो सरप्लस में चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसीलिए आपने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो रहा वो गेम चेंजर रहा फॉर द कंट्री। हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का योगदान जो है वो एक गेम चेंजर के फॉर्म में आया। और अगर किसी भी कंट्री का, अगर हम अपने देश की बात करें,
अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ रहा है सपोज करिए, तो ऑटोमेटिकली इसका फायदा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनकम के फॉर्म में मिलता है, बिकॉज you will be in surplus in agriculture and you will be in a position to export more and more. So the government's Atmanirbhar Bharat Abhiyan is also a game changer for the Indian economy, जैसा कि गवर्नमेंट प्रेडिक्ट करती है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे गेम चेंजर होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट भी बनाना चाहते हैं, एज वेल एज हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो किसी भी एरिया में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे पड़ता है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, एक टॉपिक होता है इंडियन इकोनॉमी में, भुगतान संतुलन कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप तभी सरप्लस में रहेंगे जब आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि दुनिया या इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड में, वो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर के फॉर्म में भी आए। आज़ादी के बाद जो इम्पोर्टर की इमेज हमारी थी, आज वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू गो, कि आज भी हम एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी के, अगर आप देखें इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो आप देखिए जो 3 किसान बिल आए, 3 एग्रीकल्चर बिल्स, जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज है, वो अलग का मैटर है। लेकिन गवर्नमेंट का यही मानना है कि वो 3 एग्रीकल्चर बिल जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश में एग्रीकल्चर की पिक्चर को चेंज करेंगे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन रहा है, गवर्नमेंट का मानना है कि वैसे ही ये 3 एग्रीकल्चर बिल्स जो हैं, ये आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर एज वेल एज फार्मर्स दोनों को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट का टारगेट है, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमको किसानों की आमदनी को डबल करना है। तो फार्मर्स की इनकम डबल तभी होगी जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा, जब हम किसानों को वो प्लेटफॉर्म देंगे, जब हम फार्मर्स को वो सुविधाएं देंगे जिससे कि वो वर्ल्ड वाइड फार्मर्स के साथ compete कर सकें। फार्मर्स ऑफ अमेरिका, फार्मर्स ऑफ रशिया, फार्मर्स ऑफ चाइना, they are more advanced in comparison to Indian farmers। तो गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि हम किसानों को मार्केट प्रोवाइड करें। जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे देश में खेती को लेकर के, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर इन इंडिया। और गवर्नमेंट का, हर सरकार का, चाहे वो अभी की सरकार रही हो, चाहे वो पहले की सरकारें रही हो, हर सरकार का यही प्रयास, यही कोशिश, यही एफर्ट रहता है कि जो भी हर्डल्स, जो भी बैरियर्स हमारे देश में खेती के रास्ते में हैं, हम उन्हें दूर करें, जिससे कि हमारे देश में किसानों की आमदनी बढ़े। इसी का एक एग्जाम्पल 60s में इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में आप देखेंगे कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्रीकल्चर हुई हमारी। आज हम इससे एक कदम आगे निकल गए, आज हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने लग गए हैं इन एग्रीकल्चर। और आज कंडीशन ये है कि हमारे देश में कॉन्टिन्यूअसली, लगातार खेती का उत्पादन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ लगातार इंक्रीज कर रही। और पोजीशन की अगर हम बात करें भारत की, तो आई फील वेरी प्राउड इन टेलिंग यू that India is the largest producer of rice, wheat, fruits and vegetables as well as milk production। तो आज भारत गेहूं, चावल, दूध, फल, सब्जी के उत्पादन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जब हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको कंज्यूम भी करेंगे और प्लस हम उसको बेच भी पाएंगे। और एग्रीकल्चर का जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आपके देश में जो फूड सिक्योरिटी का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटीज हुआ करती थी पहले, उसको हम दूर कर पाएंगे और एक आम आदमी को राइट टू फूड दे पाएंगे, जो उसका एक फंडामेंटल राइट है,
भोजन का अधिकार। तो किसी व्यक्ति का पेट आप तभी भर पाएंगे, उसको राइट टू फूड आप तभी दे पाएंगे जब आपके देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और कॉन्टिन्यूअसली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में गवर्नमेंट्स ने लगातार एफर्ट्स किए हैं और रिमार्केबल काम किया जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर इंडस्ट्री। अब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उद्योग। नाउ इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज सिंस इंडिपेंडेंस। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 constituted a major economic reform. This year मतलब 2021, 2021, this year is the 30th year of LPG model, that is liberalization, privatization and globalization. Now LPG opened the sector for a greater private sector participation as well as foreign investment. LPG model opened the sector for greater private sector participation as well as foreign investment. Many sectors gained place in the manufacturing sector from just three automobile companies. The automotive sector attracted global multinational and built up a range of products of global quality standards. In pharmaceuticals, in pharma, India is now a major producer and undertakes the research to develop new drugs. अगर हम उद्योगों की बात करें तो अगर आप 1947 में जो इंडिया की कंडीशन थी एज फार एज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न और 2021 में जो भारत में उद्योगों की स्थिति है, तो आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा। जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हम आज़ाद हुए, तो जब ब्रिटिशर्स हमको आज़ादी दे के गए और जो लिगेसी हमको मिली उसमें मैंने आपको बताया उन्होंने कोई सेक्टर छोड़ा नहीं था, सभी सेक्टर्स को बर्बाद करके गए। आज़ादी से पहले हमारे क्या जो उद्योग क्षेत्र था वो बेसिकली खादी, हैंडलूम या आप कह लीजिए स्मॉल स्केल सेक्टर्स पर ही हम डिपेंडेंट रहते थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ही हमारे देश में थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारे देश में नहीं आया था और हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बहुत लेट फॉलो किया। ब्रिटिशर्स का रूल था तो एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज उन्होंने लगाई हमारे देश में, ऑल दोज इंडस्ट्रीज वर बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड मेनली दे वर फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस। तो वो बेसिकली हमारे रॉ मटेरियल को अपने लिए यूज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उद्योग लगाए। तो जो उद्योग लगे अंग्रेजों के समय उसका बहुत फायदा भारतीयों को या भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिला। लेकिन जब हम आजाद हुए और हम दूसरी पंचवर्षीय योजना लेकर के जब हम आए, नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पर, नेहरू जी उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमने फॉलो किया उसमें हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टारगेट रखा। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज कर लिया कि एग्रीकल्चर तो ठीक है, एग्रीकल्चर तो बैकबोन है ही है हमारे देश का, बट यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एनी इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जो योगदान होता है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस किया और हमने कुछ उद्योगों को लगाना शुरू किया, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया हमने, राउरकेला स्टील प्लांट लगाया, भिलाई स्टील प्लांट लगाया, और धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप देखेंगे तो भारत सरकार जो हमारी समय की गवर्नमेंट है उसका लक्ष्य है या उसका एक सपना है कि इंडिया शुड लीड द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आज हम चौथी औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है या उनका एक सपना है कि भारत को लीड लेनी चाहिए। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बात करते हैं, आज हम एआई का यूज करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इकोनॉमी को दिया जा सके। इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, आप देखिए इसमें 90s का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 90 का जो दौर चला हमारी अर्थव्यवस्था में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90 का दौर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिफोर 90s आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर था वो बेसिकली एक क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप वाली अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी, जब इकोनॉमीज क्लोज्ड होती हैं तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से नहीं होता। 90s के बाद जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था में चेंज किया, रिफॉर्म किया, तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाया। ये जो जर्नी है हमारी क्लोज्ड से लेके ओपन तक, स्पेशली इन 90s, या आप कह लीजिए 1991 में जो हमने रिफॉर्म किया, वो 1991 का रिफॉर्म ही बेसिकली एलपीजी कहलाता है। दैट इज एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये एलपीजी मॉडल हमको लाना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे देश में अर्थव्यवस्था उस समय बहुत नेगेटिव हो गई। नेगेटिव इन द सेंस का मतलब कि हमारे देश में बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड किया 90 के दौर में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आया तो हमको आईएमएफ से लोन लेना पड़ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, पीवी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर, and Dr. Manmohan Singh was the finance minister, so he approached IMF and India borrowed some money, or you can say that India borrowed loan from IMF to overcome this crisis. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से निपटने के लिए जब IMF ने हमको लोन दिया तो हमसे रिफॉर्म करने के लिए कहा गया, एंड दिस रिफॉर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने रिफॉर्म किया, और वो रिफॉर्म का जो नाम है उसी को हम लोग एलपीजी मॉडल कहते हैं। दिस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2021 में, इस वर्ष, इस साल, हम लोग 30 साल पूरे कर चुके हैं एलपीजी मॉडल के। दिस इज द 30th ईयर ऑफ एलपीजी मॉडल। और अर्थव्यवस्था में एलपीजी मॉडल का या एलपीजी रिफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है। इसने पूरी पिक्चर बदल डाली भारतीय अर्थव्यवस्था की। कहाँ हमारे देश में कुछ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनीज हुआ करती थी, आज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स कंपनीज हैं। इस एलपीजी मॉडल ने अर्थव्यवस्था को खोला, और अर्थव्यवस्था के खुलते ही भारत में प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़ गया। अभी तक हम सिर्फ रिलायबल थे, डिपेंडेंट हुआ करते थे सरकारी उद्योगों पर, गवर्नमेंट के पास। भारत सरकार ने अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट हैंड्स में दे दी, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिया। तो एलपीजी मॉडल से प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़े, और आज भी आप गवर्नमेंट को देखेंगे तो आज की सरकार भी प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही। फिर उसके बाद इस एलपीजी मॉडल ने हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, विदेशी निवेश जो भारत में नहीं आता था या बहुत कम आता था। 90 के बाद आप देखेंगे विदेशी निवेश के मामले में आज भारत की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। आज हमारा विदेशी भंडार फॉरेक्स $500 बिलियन से ज्यादा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत विदेशी निवेश एफडीआई को प्राप्त करने में जितने भी मुख्य देश हैं उनके साथ खड़ा है। हमारे देश में विदेशी निवेश बढ़ा है, और गवर्नमेंट लगातार रिफॉर्म पे रिफॉर्म कर रही, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़े। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मिलता है, आपको रोजगार मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपके लाइफ में आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं रोजगार की। इसीलिए इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो एक फार्मा इंडस्ट्रीज को भी आप मान सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो भारत ने आज़ादी के बाद से लेके आज तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी बहुत रिमार्केबल काम किया। और अगर इस 2020 और 2021 को आप देखें तो भारत एक लीडर के फॉर्म में उभरा। इंडिया इमर्ज्ड एज अ लीडर, एज अ लीडिंग कंट्री एज फार एज कोविड-19 वैक्सीन इज कंसर्न्ड।
हमने दुनिया को ये दिखा दिया कि हम भी R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी से पीछे नहीं है। जहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी का सवाल है, भारत भी उसमें बहुत आगे है। जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वो हमने करके दिखाया कि हमने पहला, मतलब कोविड-19 से निपटने के लिए इंडिया ने अपने देश में इंडिजिनस, विदाउट एनी हेल्प, हमने अपने आप, अपने R&D से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कोविड-19 की वैक्सीन बना करके दी, और सिर्फ बनाई नहीं, उसको एक्सपोर्ट भी किया। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी हमने बहुत मेजर चेंजेस किए हैं, हमने बहुत रिमार्केबल ग्रोथ अचीव की है आज़ादी से लेकर के आज तक। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट अगर हम सेक्टर देखें, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप आधारभूत संरचना की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई देश कभी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता। जब हम आधारभूत संरचना की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप देखिए 1947 में भारत का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम लोग कार्ड्स का यूज किया करते थे, बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल हुआ करता था। और आज आप देखिए, आज हमारे देश में एक्सप्रेस वेज, बुलेट ट्रेन की बात होती है। हमारे यहाँ ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट ने रिमार्केबल काम किया एज फार एज रोड, पोर्ट्स, रेलवे और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। रेलवेज में आज हम बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं, भारत में भी बहुत जल्द बुलेट ट्रेन आपको मिल जाएगी। बड़े इंपॉर्टेंट 2 प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने शुरू किए, जैसे कि भारतमाला परियोजना और सागरमाला प्रोजेक्ट। नाउ दिस भारतमाला प्रोजेक्ट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड सागरमाला इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। जहाँ तक ऊर्जा की बात है, एनर्जी की बात है, एक टाइम वो हुआ करता था जब बिजली आना एक सपना हुआ करती थी कि घरों में बिजली रहे, और बिजली है भी तो बल्ब लग गया लेकिन बिजली नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 24/7 आपको बिजली देने की बात करती है, क्योंकि लगातार हमारे देश में एनर्जी सेक्टर में भी ग्रोथ देखी जा रही है। हम ऊर्जा क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब भारत में एनर्जी प्रोडक्शन के, एनर्जी प्रोड्यूस करने के सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करते थे। वन वॉज योर वाटर एंड सेकेंड वॉज योर कोल। एक पानी से बिजली बना करती थी, एक कोयले से बिजली बना करती थी। आज हम टाइडल एनर्जी पे भी बात करते हैं, आज हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, आज हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एनर्जी सेक्टर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब भारत वो भारत नहीं रह गया जो आज़ादी के टाइम पर था। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द इंजन ऑफ अ ग्रोथ। अगर आपको विकास करना है तो आपको अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोड में हो, चाहे पोर्ट्स में, चाहे रेलवेज में हो। क्योंकि हमारा कंपटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में उन देशों से होता है जो डेवलप्ड नेशंस में आते हैं, वेदर दैट इज अमेरिका और रशिया, या आप चाइना से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप उन देशों से कंपेयर करेंगे तो अभी हमको बहुत लॉन्ग जर्नी कैरी करनी है, अभी हमें बहुत काम करना है। लेकिन 47 से लेके 2021 तक हमने बहुत रिमार्केबल काम किया जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का सवाल है। नेक्स्ट, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास का ये एक पैमाना है, दैट इज मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ इंडिया हैज कम लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड significantly. Major improvements have been made in the socio-economic indicators. The reform continues with major reforms such as introduction of GST, the insolvency and bankruptcy code, and ease of doing business. Okay, जहाँ तक ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल है, तो आप देखिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो वर्ल्ड वाइड निकलती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी आप देखेंगे कि हमने इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ ठीक है, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हमको बहुत काम करना है। अभी प्रेजेंट
अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग की बात करेंगे तो इंडिया स्टैंड्स एट 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के 189 देशों में भारत की पोजीशन 131 है। ये सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हर चीज में हमने प्रोग्रेस किया है, बट हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस बहुत कम किया। तो हमें उसमें बहुत काम करना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें बहुत काम करना है। हमको अभी लिटरेसी रेट और इम्प्रूव करनी है, बीपीएल फैमिलीज को एपीएल फैमिलीज में लाना है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट फीमेल, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसको हमें दूर करना है, उसमें हमें कमी लानी है। जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें हमें बहुत काम करना है। हमने किया है, इसी का रिजल्ट है कि हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री रैंकिंग अभी भी नहीं है। ये जो जर्नी है हमारे डेवलपमेंट की, ये स्टिल कंटिन्यूड है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। देयर इज नो एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट। सुधार के लिए कोई अंत नहीं होता, हर दिन सुधार किया जाता है। आज भी सरकार लगातार सुधार कर रही है। पिछले कई वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए, लोगों तक उसका फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने रिफॉर्म किया। जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड था उसको हमने रिफॉर्म करके इजी बनाया। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करके मोटिव था कि हमारे क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, कॉमर्स बढ़े, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़े, जिससे कि उसका बेनिफिट एक कॉमन मैन को दिया जा सके। बैंकों की जो एनपीए की समस्या है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो बैंकों का लोन डूब जाता है, उससे निपटने के लिए सरकार ने रिफॉर्म किया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हम लेकर के आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने बढ़ाया। लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार काम कर रही है। आज कंडीशन ये है कि आज की पोजीशन हमारी 63rd है, जो पहले कभी 100+ हुआ करती थी। वो प्रेजेंटली भारत इस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd नंबर पे आ गया। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडिया को टॉप 50 में लाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इंप्रूव होने से आपके देश में निवेश वगैरह बढ़ता है। आपके देश में जो बिजनेस होगा वो इजी होगा। बिजनेस इजी होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं और उसका फायदा आपको मिलेगा। तो इन दीज 74 ईयर्स या इन कमिंग ईयर्स हम बहुत सारे डेवलपमेंट करेंगे आगे भी। लेकिन आज़ादी से लेकर के 2021 तक, इस वर्ष तक भारत ने क्या क्या काम किया, हमने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम किया, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आने वाले वर्षों में हम और बहुत कुछ अचीव करेंगे। आप देखेंगे कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। फिर हम आपके साथ उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हमने आने वाले दिनों में क्या क्या अचीव किया। सो दिस इज़ फॉर दिस इंडिपेंडेंस डे, जो हम इस वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 74th इंडिपेंडेंस डे। एंड बाय दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। 16 से हम लोगों ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप सब सेंटर विजिट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम्स आपके शेड्यूल्ड हैं वो आपको देने ही देने हैं। तो आप सेंटर पे आएँ, क्लासेस कंटिन्यू करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, जिससे कि आने वाला यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है या स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है जो आप लोगों का है, उसमें आपको सफलता मिल सके। और एज अ मेंबर ऑफ भूमि आईएएस हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं, हम आपको गाइड करने को तैयार हैं। तो 16 से हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं विथ ऑल कोविड प्रोटोकॉल। सो प्लीज़ आप सेंटर पे अब आइए और अपनी क्लासेस को फिर से, स्टडीज़ को फिर से कंटिन्यू करिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।